हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि पहले वाले लेक्चर आपने देख लिए होंगे। कल हमने डिस्कस किया था व्हीटस्टोन ब्रिज, उसमें भी स्पेशली बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। उसकी कंडीशन क्या थी? दिस कैपेसिटेंस बाय दिस कैपेसिटेंस शुड बी इक्वल टू दिस कैपेसिटेंस बाय दिस कैपेसिटेंस। अगर ऐसा हो जाता था तो हम बीच वाले कैपेसिटर को हटा दिया करते थे। ठीक है कि नहीं है? अब यहाँ पे देखते हैं 5 कैपेसिटर इसमें भी दिखाई दे रहे हैं। जब जब 5 कैपेसिटर दिखे या 5 रेजिस्टेंस दिखे तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि कहीं ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। चेक कर लेते हैं। 10/5 किया तो 2 आया, और 5/10 किया तो 1/2 आया। तो सबसे पहली बात, दिस इज नॉट बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है ये। ओके, अब जरा देखते हैं। सर मान लो कि यहां से क्यू चार्ज आता है, ठीक है। उस क्यू चार्ज में से स्मॉल क्यू इधर चला जाता है। स्मॉल क्यू अगर यहां गया तो यहां पे कितना गया? बचा हुआ, ठीक है, क्यू माइनस क्यू। ओके, तो इस प्लेट पे प्लस क्यू आता है, इस प्लेट पे माइनस क्यू। तो इसके हिसाब से इस प्लेट पे कितना आना चाहिए? क्यू माइनस क्यू, और इस प्लेट पे माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है। अब यहां पे डायगोनल सिमेट्री है। ये 10 है तो यहां पे 10 है, ये 5 माइक्रोफेरेड है तो वो माइक्रोफेरेड 5 माइक्रोफेरेड है। तो जितना चार्ज यहां पे 5 से गुजरा है वहां पे भी उतना ही गुजरेगा बेटा। जितना 10 से गुजरा है उतना ही यहाँ 10 से गुजरेगा। ठीक है, डायगोनल सिमेट्री है। तो अब यहाँ पे देखिए सेम यहीं पे होगा। इधर कितना हो जाएगा? क्यू माइनस स्मॉल क्यू, और यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू। यहाँ पे क्या होगा बेटा? प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, ऐसा होगा। अब ध्यान से एक चीज देखते हैं। मेरे को यहां पे चार्ज पता चल गया, यहां चल गया। इस 5 माइक्रो फेरेड वाले के ऊपर चार्ज पता नहीं चला है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। मैं इन 3 प्लेट्स को कंसिडर कर रहा हूं भाई, ध्यान से देख लेना। ये देख, इन 3 को, ठीक है। अगर इन 3 की अगर मैं बात करूं तो बेटा इनिशियली जब ये बिल्कुल शुरू में तो की क्लोज थी, ओपन थी सॉरी, तो इनिशियली कितना चार्ज था? 0 चार्ज था। कितना था? 4, 0 चार्ज। अब ये प्लेट और ये प्लेट आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है कि नहीं है? तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा तो इन 3 प्लेट्स का ही आपस में होगा। शुरू में कितना चार्ज था? 0 चार्ज था। शुरू में इसके पास भी 0 चार्ज था, इसके पास भी 0 चार्ज था, और इसके पास भी कितना चार्ज था? 0। ठीक है, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। शुरू में 0 0 0 चार्ज था भाई तीनों के पास, 0 प्लस 0 प्लस 0। फाइनली इस प्लेट के पास कितना चार्ज आ गया? माइनस क्यू। इस प्लेट के पास सर क्यू माइनस क्यू, और इस प्लेट का मेरे को नहीं पता है तो इस प्लेट का क्या मान लिया? एक्स मान लिया। कितना मान लिया? एक्स। इस प्लेट का बेटा ऊपर वाली का। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे सोल्व करता हूं एक्स की वैल्यू को, तो 2Q माइनस कैपिटल क्यू आ गया। 2Q माइनस है कैपिटल क्यू। तो ध्यान से देखिए, इस प्लेट पे कितना आएगा? प्लस का 2Q माइनस का क्यू, यहां पे माइनस का 2Q प्लस का क्यू। अब मेरे पास कैपेसिटी की हर प्लेट के, देखो थोड़ा सा बेटा जूम कर लेते हैं ताकि इसको ढंग से बना सके। ऐसे तो कितना आया है? 2Q माइनस क्यू। ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास हर प्लेट के ऊपर चार्ज है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं भाई, कैपेसिटेंस निकालना है। क्या निकालना है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस अगर निकालना है तो केवीएल लगा दो एक बार के लिए।
नेट नेट पोटेंशियल V है, बस इस कैपिटल क्या की वैल्यू निकाल लो कि C इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब बताओ भाई, मैं KVL लगा रहा हूं, KVL अगर लगा रहा हूं तो आउटर लूप में, आउटर लूप का मतलब A C D E देन B देन A, KVL लगा दिया भाई इसमें। चलिए यहां से शुरू होते हैं। वोल्टेज में आप इंक्रीज हुए हो तो प्लस का V यहां पे। अब इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ जा रहे हो, एक तो प्लेट चेंज कर रहे हो तो माइनस, इस प्लेट का चार्ज कितना है Q और कैपेसिटेंस कितना है 10, ऐसे याद कर लीजिए। फिर इस प्लेट से इस प्लेट पे प्लेट चेंज कर रहे हो तो माइनस, इस प्लेट का चार्ज जो यहां से जंप किया है Q माइनस Q, कैपेसिटेंस कितना है 5। आगे गए भाई, आगे और कोई कंपोनेंट बचा नहीं तो इज इक्वल टू कितना आ गया 0। यहां पे अगर मैं सोल्व करता हूं तो V की वैल्यू आ गई भाई स्मॉल Q बाई 10 प्लस Q माइनस Q बाई में 5, उधर ले गया बेटा माइनस वाले प्लस हो गए। एलसीएम मैंने अगर लिया, एलसीएम लिया तो आ गया बेटा 10 आ गया, एलसीएम आ गया 10, एक Q यहाँ पे 2 आया, 2Q माइनस Q, तो यहाँ से V की अगर मैं वैल्यू देखता हूँ, V की वैल्यू आ गई भाई 2Q, ठीक है। तो 2Q माइनस Q बाई में कितना आ गया 10। बेटा टोटल चार्ज का क्या था, अगर ये वेरिएबल ना आया होता तो काम चल ही गया था, बट स्मॉल Q हो रहा गया। अब स्मॉल Q की वैल्यू और निकालनी है, एक काम करो फिर KVL बेटा इसमें और लगा दो इस लूप, ठीक है। यहां पे अगर मैं कहता हूं KVL अप्लाई करेंगे बेटा, KVL अप्लाई किया CDGHC, CDGHC में ओके। फिर वही बेटा प्लेट पे जंप कर रहे हो, ठीक है, तो क्या आएगा माइनस, इस प्लेट का चार्ज क्या था, ठीक है, कैपेसिटेंस कितना है 10। फिर बेटा यहां से यहां ऊपर से नीचे की तरफ जंप किया है तो माइनस, ऊपर वाली प्लेट का जहां से जंप किया है तो कितना है सर 2 स्मॉल Q माइनस कैपिटल Q अपॉन में कैपेसिटेंस कितना है 5, इधर आ गया बेटा। फिर अब यहां से यहां जंप करना है, ठीक है, जंप कर रहे हो तो माइनस, जहां से जंप किया उस प्लेट का चार्ज कितना है माइनस Q प्लस Q अपॉन में कैपेसिटेंस कितना है 5, और कोई कंपोनेंट बचा नहीं, इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 0, कितना आ गया 0। थोड़ा सा इसको थोड़ी सी जगह बन जाएगी इसलिए, ठीक है। अब देखिए बेटा, अरे भाई अब देखिए जरा, अब सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। माइनस 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 सब चला गया तो प्लस कर लो बेशक, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया 10, 10 अगर एलसीएम है 10, यहाँ पे Q, यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 4Q माइनस 2Q प्लस माइनस 2 कैपिटल Q प्लस 2 स्मॉल Q इज इक्वल टू कितना आ गया 0। 10 को उधर मल्टीप्लाई करोगे तो 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 4Q प्लस का Q 5Q और 2Q प्लस का, ठीक है। तो 4 1 5 2 7, 7 स्मॉल Q माइनस 2Q माइनस 2Q माइनस 4Q इज इक्वल टू कितना आ गया 0, इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो कितना आ गया भाई, देखो अगर ध्यान से देखेंगे तो 7 स्मॉल Q इज इक्वल टू 4Q, ठीक है, कैपिटल Q। यानी यहां से एक रिलेशन आ गया Q इज इक्वल टू 4/7 कैपिटल Q। यहां पे देखिए बेटा स्मॉल Q की वैल्यू कैपिटल Q की फॉर्म में आ गई, तो यहां पे अगर मैं V की वैल्यू देखूं, V की वैल्यू आती है 2Q बाई 10 माइनस Q बाई 10, ऐसे लिख लीजिए। तो 2Q बाई 10 1/10, स्मॉल Q की वैल्यू अभी अभी निकाली है, कितनी आई है 4/7Q। तो V इज इक्वल टू 2Q बाई 10 माइनस 4Q बाई 70
70 एलसीएम, तो 7 आ गया बेटा इसके लिए, 14 क्यू माइनस 4 क्यू, ठीक है, तो कितना आ गया 10 क्यू बाय 70, 0 से 0, ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू 7 भी आ गया, यहां से सोल्व करते हैं तो अगर यहां से मैं देखूं टोटल चार्ज कितना था, क्यू सर्किट से क्यू चार्ज निकला था, टोटल पोटेंशियल कितनी थी वी, यानी अगर क्यू बाई वी करोगे तो कितना आ गया 7, ठीक है, 7 माइक्रोफेराड इसकी कैपेसिटेंस आ गई, ठीक है, चाहे भले ही ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं था, ठीक है, बट फिर भी आपने बड़ी आसानी से इसको सोल्व कर लिया और इसका नेट कैपेसिटेंस निकाल दिया है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, कुछ ना समझ में आया तो मेरे को मैसेज कर। अब हम देखते हैं बेटा अगला टॉपिक, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है, हमने जनरली जब बिल्कुल शुरुआत की बात थी तो ये एक आरसी सर्किट है, हमने डिस्कस किया था कि जब इस की को क्लोज करेंगे, की क्लोज करने से पहले कैपेसिटर क्या था, अनचार्ज था, ठीक है, जैसे ही की को क्या किया, क्लोज किया, ठीक है, यहां पे करंट चलना शुरू हो जाएगा आई, ठीक है कि नहीं है, शुरू में करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, बट चार्ज कितना था 0, अब आराम आराम से इस पे चार्ज बढ़ता जाएगा और करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, यही वेरिएशन हम इक्वेशन में डिराइव करेंगे, चार्ज की इक्वेशन और करंट की इक्वेशन, ठीक है, चलिए देखते हैं। एट एनी टाइम टी, एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पे, लेट्स से इसके पास प्लस क्यू चार्ज है, इसके पास क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा लिख देते हैं, इसके पास कितना चार्ज है, प्लस स्मॉल क्यू, ठीक है कि नहीं है, तो सबसे पहले केवीएल लगा दीजिए, केवीएल अप्लाई करेंगे बेटा, ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन में जब भी जाते हैं रेजिस्टेंस में, ये प्लस, ये क्या है माइनस, तो लगाइए केवीएल, माइनस से प्लस इंक्रीज हुए हो तो प्लस ई, इसकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, आई करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है आर, तो इसकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी आई आर, बट प्लस से माइनस तो डिक्रीज हुआ तो माइनस आई आर, ठीक है कि नहीं है। अब देखिए फिर आप कैपेसिटर में आगे बढ़े, सर जंप करेंगे तो पहले तो माइनस, जहां से जंप किया उसका चार्ज दैट इज प्लस क्यू, कैपेसिटेंस कितनी है सी, और कोई कंपोनेंट बचा नहीं, इज इक्वल टू कितना आ गया 0, कितना आ गया 0, तो अगर मैं यहां से अगर मैं देखूं ई माइनस क्यू बाय सी इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये इक्वेशन आ गई। अब ध्यान से देखो, हमें पता है जो आई होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, डी क्यू बाय डी टी, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। यहां पे अगर मैं पुट करता हूं ई माइनस क्यू बाय सी, और वैसे भी करंट की वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड करेगी कि कितना चार्ज पर सेकंड फ्लो कर रहा है और जितना ये चार्ज स्टोर कर रहा है, ये भी समझ सकते हो, ठीक है, जितना फ्लो करा वही तो स्टोर होगा, ठीक है, तो ये कह दीजिए जितना चार्ज फ्लो हुआ पर सेकंड, या कहें कि जितना चार्ज इसने स्टोर किया पर सेकंड, सेम बात। तो आई की वैल्यू कितनी पुट कर दी, डी क्यू बाय डी टी इंटू में आर, एलसीएम ले लीजिए बेटा, ई सी माइनस क्यू इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी इंटू आर सी, ठीक है कि नहीं है। अगर मैं यहां से वैल्यू देखता हूं 1 बाय आर सी, इधर ले आया बेटा, आ गया ई सी माइनस क्यू इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, बेटा एक वेरिएबल एक तरफ कर दो, दूसरा वेरिएबल दूसरी तरफ कर दो, तो यानी 1 बाय आर सी, डी टी इधर चला गया, उधर क्या जाएगा डी क्यू अपॉन ई सी माइनस क्यू। इसके बाद बेटा हम करते हैं इंटीग्रेट, आरसी कांस्टेंट है बेटा, बाहर रहेगा इंटीग्रेशन से, तो ऐसे यहां पे किसकी लिमिट आएगी, चार्ज की, शुरू में कितना चार्ज था 0 चार्ज था, किसी जर्नल टाइम टे पे कितना चार्ज है स्मॉल क्यू, 0 चार्ज था कितने पे 0 टाइम पे, क्यू चार्ज है सर स्मॉल टी टाइम पे। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा डी टी का इंटीग्रेशन क्या आ गया टी, और लिमिट आ गई बेटा 0 टू टी, डी क्यू अपॉन
ई सी माइनस क्यू, ठीक है कि नहीं है। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे आएगा बेटा, नेचुरल लोग ले लेते हैं, ठीक है, एल एन ई सी माइनस क्यू। फिर बेटा इस का हमें क्या लेना है, डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई सी तो कांस्टेंट, इसका 0, माइनस क्यू का करोगे तो कितना आ जाएगा -1, और डिफरेंशिएशन से क्या करते हैं, डिवाइड -1। ये जरूर याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। लिमिट आ गई है बेटा 0 टू स्मॉल क्यू, 0 टू स्मॉल क्यू। यहां पे जो मैंने देखा, इस माइनस को इधर ले आओ, -1/RC t माइनस 0 इज इक्वल टू, माइनस को इधर लेके आ चुके हैं, लिमिट पुट करते हैं ln, अपर लिमिट पुट करी ई सी माइनस क्यू, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, क्या की जगह क्या पुट कर देंगे 0, तो ये कितना रह गया ई सी, ठीक है, माइनस log b, तो क्या लिख सकते हैं log a/b। यहां से अगर मैं देखूं -t/RC इज इक्वल टू नेचुरल log है बेटा ई सी माइनस क्यू अपॉन ई सी, ठीक है। अभी तक तो दिक्कत आनी चाहिए, ठीक है। अब बेटा एंटी लॉग ले लेते हैं, यानी ई की पावर माइनस t/RC इज इक्वल टू, एंटी लॉग से लॉग गया, ई सी माइनस क्यू अपॉन ई सी। बेटा मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई किया तो ई सी माइनस क्यू इज इक्वल टू ई सी ई की पावर -t/RC, ठीक है। ई सी उधर ले गया, क्या इधर आ गया, तो आ गया ई सी माइनस ई सी ई की पावर -t/RC इज इक्वल टू क्यू। ई सी कॉमन निकाल लो बेटा, 1 माइनस ई की पावर -t/RC इज इक्वल टू क्यू। अगर ध्यान से देखो, क्यू किसका फंक्शन आ गया है, टी का, क्यू किसका फंक्शन आ गया है, टी का। टी की अलग अलग वैल्यूज के लिए क्यू की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग। तो क्यू यानी कि क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू ई सी 1 माइनस ई की पावर -t/RC। ये आ गया भाई इक्वेशन। अब ध्यान से एक चीज देखते हैं, हमें पता है एक्सपोनेंशियल की जो पावर होती है शुड बी डायमेंशनलेस, शुड बी डायमेंशनलेस। तो बेटा ऊपर तो टाइम है, पावर को डायमेंशन निकालने के करने के लिए जो टी बाहर है आरसी, ये भी तो टाइम का डायमेंशन होना चाहिए, इसके पास भी किसका डायमेंशन होना चाहिए, टाइम का, ठीक है, तभी तो डायमेंशनलेस बनेगी। इसका मतलब बेटा आर सी जो मल्टीप्लाई है, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। आर के वैल्यू और सी के वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो वहां से एक टाइम आएगा, ठीक है, उसको टाउ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, टाउ। और उस टाउ को क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट, वन टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो एक बार ये देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इक्वेशन के साथ, ठीक है। ओके, अब क्यू की वैल्यू आती है बेटा, क्यू इज इक्वल टू ई सी 1 माइनस ई की पावर -t/RC। हम लिख सकते हैं 1 माइनस ई की पावर -t/टाउ, टाइम कांस्टेंट। अब देख लीजिए, इसको लिख देता हूं, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब क्या करते हैं, t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज निकालते हैं, t इज इक्वल टू 0 पे, यानी जहां जहां t है वहां वहां 0 पुट करो। ई सी 1 माइनस ई की पावर -0, ई की पावर -0। ई एक्चुअली में ना एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, इसकी वैल्यू है 2.713। अब बताइए, अगर ई की पावर -0 तो क्या जीरो ही है, यानी कि 2.713 की पावर 0 है। एनीथिंग किसी की भी पावर 0 तो कितना आ जाएगा, फन, कितना आ जाएगा, फन। ये बताइए ई सी 1 माइनस 1 यानी कितना आ गया, 0। मेरे को पता है कि t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 0, पहले भी पता था। चलिए काम करते हैं, हम चार्ज निकालते हैं t इज इक्वल टू 1 टाइम कांस्टेंट पे।
देख लीजिए फिर, ई सी 1 माइनस ई की माइनस टी की जगह टाउ, नीचे भी टाउ है बेटा, टाउ से टाउ गया, ठीक है। तो कितना आ गया, ई सी 1 माइनस ई की पावर -1, तो उसको लिख सकते हैं ई सी 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर 1, ठीक है। वही बेटा अभी बताया था कि ई की वैल्यू 2.713 है, तो t इज इक्वल टू टाउ पे वैल्यू आ गई है बेटा ई सी 1 माइनस 1 अपॉन 2.713, और जब इसको सोल्व करते हैं ये आते हैं बेटा 0.63 टाइम्स ऑफ ई सी, यानी कि ई सी मैक्सिमम चार्ज है, ठीक है। तो मैक्सिमम चार्ज का लगभग 63%, 63% तो वो पहले ही टाइम कांस्टेंट पे चार्ज हो गया है, ठीक है। अगर मैं t इज इक्वल टू 2 टाउ पे निकालता हूं, ठीक है, यहां पे पुट कर लीजिए, कितना आएगा ई सी 1 माइनस ई की पावर -2 टाउ बाय टाउ, ठीक हो गया, टाउ से टाउ गया बेटा, ई की पावर -2, यानी कि अगर मैं देखूं ई सी 1 माइनस ई की पावर 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर +2, क्लियर है, यानी कि ई सी 1 माइनस 1 अपॉन 2.713 का स्क्वायर, क्लियर है। इसकी वैल्यू जो आती है बेटा वो लगभग 0.82 या 83 टाइम्स ऑफ ई सी आ जाती है, समझ में आ गया। यानी अगले टाइम कांस्टेंट में ये वैल्यू 0.83 या 86 कुछ ऐसा, इसको सोल्व करेंगे तो लगभग इतना ही, यानी कि दूसरे टाइम कांस्टेंट तक हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज, फॉर एग्जांपल 100 कूलम चार्ज लेना था तो तब तक वो सिर्फ 86 कूलम चार्ज लेता है, ठीक है कि नहीं है। इसी तरह से अगर मैं देखूं बेटा कब, जब t टेंड्स टू क्या है इनफाइनाइट, t टेंड्स टू क्या है इनफाइनाइट, तो बेटा ई सी 1 माइनस ई की पावर -इंफिनिटी, ठीक है कि नहीं है। ई सी ई की पावर इंफिनिटी होता है 0, तो 1 माइनस 0, वैल्यू कितनी आ गई ई सी, यानी कि ये क्या हो गया है फुली चार्ज, यानी कैपेसिटर को फुली चार्ज होने के लिए कितना टाइम लगता है इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। तो अलग अलग टाइम पे हमने क्या निकाल ली है चार्ज की वैल्यूज, ठीक है। इसका ग्राफ बना लिया बेटा, देखिए ग्राफ बनाने के लिए लिखते हैं t इज इक्वल टू 0 पे कितना चार्ज था 0, t इज इक्वल टू टाउ पे 0.63% ऑफ ई सी, ओके, t इज इक्वल टू 2 टाउ पे 0.86 ऑफ ई सी, और t टेंड्स टू इनफाइनाइट जब हुआ तो वैल्यू होगी ई सी। तो ग्राफ बनाते हैं बेटा, क्यू का और टाइम का, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पे कितना चार्ज था सर 0 चार्ज था, ठीक है कि नहीं। जब इस ग्राफ के सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये इस तरह का ग्राफ निकल के आता है, ठीक है। और अगर मैं देखता हूं, ओके, यानी सर यहां पे जो मेरा चार्ज आ गया वो आया है मैक्सिमम, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है ई सी, ठीक है। ये कब आएगा जब t टेंड्स टू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक हो गया। अब देखिए जरा, जब t की वैल्यू, जब t की वैल्यू टाउ है, ठीक है, तब तक कितना परसेंट हो गया है चार्ज, जब, ओहो, जब t की वैल्यू कितनी है टाउ, और एक टाइम ले लिया बेटा, ये दूरी सेम 2 टाउ, टाउ टाइम तक चार्ज की वैल्यू कितनी होगी है 0.63 ऑफ ई सी, टोटल का 63%, 2 टाउ तक कितना चार्ज हो गया, अगर 2 टाउ तक मैं देखूं तो 2 टाउ तक चार्ज होता है 0.86 ऑफ ई सी,
यानी 86%। ठीक हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए आपने देखा हो, यानी पहले फर्स्ट टाइम कांस्टेंट पे वो 63% चार्ज होता है और दूसरे में वो 63 से सिर्फ 86% तक जाता है। यानी जैसे जैसे टाइम कांस्टेंट को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपके चार्जिंग की स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज। इसलिए फोन पहले फास्ट चार्ज होता है, जैसे जैसे आप 90 के आसपास चले जाते हो चार्जिंग की स्पीड क्या हो जाती है? स्लो। और 95 के बाद तो बहुत कम चार्ज हो पाता है, बहुत देर लगाता है फुली चार्ज होने में। ठीक है, समझ सकते हो? पहले टाइम कांस्टेंट में 63% हुआ, दूसरे टाइम कांस्टेंट में 86%। ठीक है कि नहीं है? तो चार्जिंग स्लो होगी है पहले से सेकंड टाइम कांस्टेंट में। आई थिंक आपको समझ में आया हो। ठीक है बेटा, करंट के वेरिएशन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें पता है I इज इक्वल टू टी क्यू बाई डी टी। अगर करंट निकालना है तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए चार्ज का। ठीक है, क्या की वैल्यू हमारे पास है? क्या कितना आया था? ई सी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, तो अगर मैं आई निकालूं तो आई हैव टू डिफरेंशिएट क्यू विद टाइम। आई इज इक्वल टू डी बाई डी टी ई सी 1 माइनस, इसका ऐसे करिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, ई सी माइनस डी बाई डी टी ऑफ ई सी ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ये तो कांस्टेंट था तो इसका तो कितना आ जाएगा बेटा? 0। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू माइनस ई सी कांस्टेंट है बाहर आ गया, एक्सपोनेंशियल का था, ई की पावर का तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब देख लीजिए, अब पावर का करना है, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ माइनस टी बाई आर सी। आर सी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डी माइनस डी टी का करोगे, माइनस टी का करोगे तो -1। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये आ गया बेटा ई सी अपॉन आर सी ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। बेटा इस सी से ये सी गया, तो आई की वैल्यू जो आती है बेटा, आई की वैल्यू आ गई है ई बाय आर, ई बाय आर ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, कई बुक में आपको ऐसा भी लिखा मिल जाएगा तो घबराना नहीं है, ई बाय आर ई एक्स पी माइनस टी बाय आर सी। सिर्फ नोटेशन है और कुछ नहीं है, ये एक ही चीज है, पावर में लिख दीजिए, यही एक्स पी ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आ गया भाई। यहां पे भी अगर मैं देखूं तो आई किसका फंक्शन है? टाइम का। किसका फंक्शन है? टाइम का। इज इक्वल टू ई बाय आर ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। करंट की इक्वेशन आ गई भाई। करंट भी टाइम के ऊपर डिपेंड करता है भाई, आर सी टाइम कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो हम निकालते हैं आई एट टी इज इक्वल टू 0। आई एट टी इज इक्वल टू 0 ताकि ग्राफ बना सके। ई बाय आर, जहां जहां टी है वहां वहां 0, ई की पावर -0। ठीक है, ई की 0 करोगे तो 1 आ गया, 1 इज इक्वल टू ई बाय आर। ये मैक्सिमम है, तो टी इज इक्वल टू 0 जो करंट होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम। जैसे ही आपने की को क्लोज किया, आई एट टी इज इक्वल टू टाउ, टाउ पे निकालते हैं तो ई बाय आर ई की पावर माइनस टाउ अपॉन आर सी भी तो टाउ है, तो कितना आ गया भाई? ई बाय आर ई की पावर -1। इसको अगर मैं सोल्व करूं क्या आ गया? 1 बाई ई ऑफ ई बाय आर। ठीक है, जब मैं इसको सोल्व करता हूं 1 अपॉन 2.7। ठीक है, तो इसको जब मैंने सोल्व किया तो ये वैल्यू आती है 0.37 ऑफ ई बाय आर। यानी कि एक टाइम कांस्टेंट के बाद आपका करंट कितना रह गया है? 37% ही रह गया। अगर वो 100 एम्पियर था, फॉर एग्जांपल 100 एम्पियर था, तो एक टाइम कांस्टेंट के बाद वो घट के कितना रह गया है? 37 एम्पियर। कितना रह गया है? 37 एम्पियर। ठीक है, आई टी टेंड्स टू इनफाइनाइट देख लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये आ गया ई बाय आर ई की पावर -इन्फिनिटी, ई की पावर -इन्फिनिटी मतलब 0। ये कितना आ गया? 0। ठीक है, अगर मैं ग्राफ बनाता हूं बेटा किसका? ऑब्वियसली करंट का और टाइम का, तो t इज इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू क्या थी? मैक्सिमम, यानी कि E बाय आर।
और टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी था तो करंट लगभग लगभग कितना हो गया, 0। अगर मैं इस ग्राफ को देख लूँ स्मूथली, अगर मैं देखूँ तो ग्राफ कुछ ऐसी वेरिएशन रखेगा, कट नहीं करेगा ये इसको, ठीक है, ये कट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, कट नहीं कर सकता ये इसको, बिल्कुल 0 तो नहीं होता है, अप्रोच करेगा 0 को, ठीक है, अप्रोच, ठीक है। जब एक टाइम कांस्टेंट आया, जब t की वैल्यू टाउ के बराबर आई, तो उस टाइम पे मेरा करंट 0.37 टाइम्स हो गया E बाय आर के, ठीक है। अब बात आती है इस ग्राफ का एरिया, ये जो एरिया है, एरिया अंडर ग्राफ, ये जो एरिया है, एरिया किसके इक्वल होगा बेटा, चार्ज के, किसके इक्वल होगा, चार्ज के, क्योंकि यानी हमें पता है I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। अगर मेरे को टोटल चार्ज निकालना था, हैव टू इंटीग्रेट, और इंटीग्रेशन देता ही क्या है, एरिया। तो आई और टी का, आई ग्राफ का मतलब करंट का और टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो हमें क्या देगा, टोटल चार्ज फ्लो, टोटल चार्ज फ्लो। तो ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस, देख भाई, अगर मैं ध्यान से देखूं, इसको बिल्कुल शुरू की अगर बात करूं, तो यानी यहां पे दो कंपोनेंट हैं, एक रेजिस्टेंस और एक क्या है, कैपेसिटेंस। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगी उसको मैंने बोल दिया वी आर, क्या बोल दिया, वी आर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। इसको क्या बोल दिया, वीसी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है कि नहीं है। अगर मैं यहां पे बात कहूं, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की वो दो हिस्से में हुई, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, एक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस, ठीक है कि नहीं है, सीरीज में है तो ऐसे ही क्लियर हो गया। तो इसी को हम यूज करते हैं। अब सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, और रेजिस्टेंस यानी कि वी आर किसके इक्वल था, आई इंटू आर, सिंपली ओम्स लॉ। हमें पता है, चलो रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, बट आई जो है वो मेरा फंक्शन है किसका, टाइम का। अगर करंट टाइम का फंक्शन है तो ऑब्वियसली आर, वी आर भी किसका फंक्शन होगा, टाइम का, ठीक है। आर, आई की वैल्यू कितनी आई थी, ई बाय आर, ई की पावर माइनस टी बाय आर सी आई थी, आर से आर गया बेटा, यानी यहां से वी आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम किसके इक्वल आ गया, ई, ठीक है, जो वोल्टेज आपने अप्लाई की थी, माइनस टी बाय आर सी, यानी कि ये वेरिएशन भी एक लाई है हमारी, वो भी टाइम डिपेंडेंट है, ठीक हो गया। अगर इसका ग्राफ भी बनाने को बोले तो बेटा इसका ग्राफ वैसा ही आएगा जैसे टाइम का है, जैसे करंट का था, जैसे किसका था, करंट का, ठीक है। वही मैं देखता हूं, वी आर एट टी इज इक्वल टू 0 पे, टी इज इक्वल टू 0 पे ई की पावर 0 1 आ गया, तो यह आ जाएगा ई के बराबर, किसके इक्वल, ई के बराबर। वही वी आर एट टी इज इक्वल टू टाउ पे कितना आ जाएगा, ई की पावर -1, ई की पावर -1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 0.37 ऑफ ई टाइम्स ऑफ ई, ठीक है भाई, 37%। अगर ये पहले 100 वोल्ट का ड्रॉप करवा रहा था, अब कितने का करवाएगा, 37 वोल्ट का, ठीक है। ऐसे ही वी आर एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, कितना आ गया, 0, कितना आ गया, 0, वही वेरिएशन है बेटा, बिल्कुल। बट अब की बार करंट का नहीं है, अब की बार किसका है, वी आर का, और किसका है, टाइम का। टी इज इक्वल टू 0 पे कितना था सर, ई था इसके अक्रॉस। जैसे जैसे टाइम बढ़ाया और इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हो, तो ग्राफ भी किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को टच नहीं करेगा।
ठीक है, वही एक टाइम कांस्टेंट में t इज इक्वल टू टाउ, ये कितना रह गया 0.37 टाइम्स ऑफ ई। क्लियर हो गया? ऐसे ही जनरली आगे बढ़ते हैं। इसी तरह कैपेसिटेंस तो ओ सॉरी वो पोटेंशियल डिफरेंस तो कैपेसिटेंस के अक्रॉस भी होगी। इसी तरह फॉर कैपेसिटर अगर मैं कहूं वी सी इज इक्वल टू क्या हो बाय सी, ठीक है, सिर्फ नोटेशन है, मल्टीप्लाई नहीं है, कभी सोचो 2 बार सही लिख दिया, नोटेशन है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू जितना उसने चार्ज स्टोर किया है फोन में उसकी कैपेसिटेंस। बट सर हमें पता है ये जो चार्ज है इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये तो कांस्टेंट है, तो वी सी भी क्या हो गया फंक्शन ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि चार्ज भी फंक्शन ऑफ टाइम है। ये सी वैल्यू पुट करो, ठीक है, वी सी टी क्या होगी, कितनी थी ई सी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, यही वेरिएशन थी, और अपॉन में क्या गया बेटा सी, इससे ये गया, तो वी सी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना आ गया ई 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। क्लियर हो गया? क्या इसकी वेरिएशन वैसी आएगी जैसे बेटा चार्ज की आई थी, ग्राफ भी वैसा ही आएगा भाई, चेक कर लीजिए। वी सी एट टी इज इक्वल टू 0 कितना आ जाएगा बेटा ई 1 माइनस ई की पावर 0, ई की पावर 0 1 हो गया, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो वी सी एट टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। वैसे है भी शुरू में जब कैपेसिटर के पास चार्ज ही नहीं है तो उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस भी कितनी होगी 0, तो इसलिए वी सी एट टी इज इक्वल टू टाउ कितना आ जाएगा बेटा ई 1 माइनस ई की पावर, टी की जगह टाउ पुट करोगे नीचे भी टाउ, टाउ से टाउ गया ई की पावर माइनस 1, वही बेटा सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 0.63 टाइम्स ऑफ ई। यानी कि कैपेसिटर के पास शुरू में वोल्टेज 0 थी, अब क्या किया उसने टोटल वोल्टेज का 63% अपने अक्रॉस ले लिया है। ठीक है कि नहीं है? वी सी एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर देखेंगे, ठीक है, इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 0, ठीक है, ई 1 माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये 0 हो गया, 1 माइनस 0 1 इंटू ई आ गया। तो बेटा अगर मैं वी सी और टी का ग्राफ देखूं तो t इज इक्वल टू 0 पे वी सी की वैल्यू कितनी थी 0, जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हो वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ रही है, और एक टाइम पे आगे क्या आ गई है कांस्टेंट हो गई है। कौन सा टाइम है, कब हुई है, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वी सी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई e के इक्वल आ गई। और भाई जब t इज इक्वल टू टाउ था, t इज इक्वल टू क्या था टाउ, तो भाई बताओ कितना था, क्या था सर 0.63% टाइम्स ऑफ ई। ठीक है, वही करंट की जो होगी वो वी आर की, यानी जो करंट है वैसी ये वेरिएशन किसकी होगी वी आर की, और जैसी चार्ज की थी वैसे ही किसकी होगी वी सी की। सेम ग्राफ आएगा बेटा, बस वेरिएबल्स बदल लीजिएगा। देखिए बेटा अगला उसी में जो टॉपिक है पावर ऑफ रजिस्टर, कि रजिस्टर कितनी पावर कंज्यूम करेगा। मतलब अगर मैं इस चीज को ऐसे भी बोल दूं, ये क्या है रेट ऑफ हीट डेसिपेशन, कि किस रेट से हीट को डेसिपेट किया जा रहा है। रेजिस्टेंस के अंदर से जब करंट पास करता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो उस हीट की रेट क्या है, या कहीं उसी चीज को क्या बोल देते हैं पावर ऑफ रेसिस्टर। ठीक है, हमें पता है बेटा P इज इक्वल टू वी आई होता है। ठीक है, पावर किसकी चाहिए सर रेजिस्टेंस की, तो वोल्टेज भी किसकी चाहिए रेजिस्टेंस की, करंट भी। आपको पता है वी आर फंक्शन ऑफ टाइम है, तो और करंट भी फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब पावर भी जो रजिस्टर की आएगी वो भी क्या होगा फंक्शन ऑफ टाइम आएगा। ओके,
समझते हैं, पुट कीजिए पी आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वी आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या था, देख लीजिए फटाफट, वी आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ई ये वाली वैल्यू ई एम एफ ई माइनस टी की पावर माइनस टी बाई आर सी, ई पावर माइनस टी बाई आर सी। और करंट की वैल्यू कितनी आई थी, करंट की वैल्यू अगर देखेंगे तो करंट की वैल्यू ये रही भाई, ये चार्ज आ गया था, ये आ गया था करंट, ई बाई आर टी की पावर माइनस टी बाई आर सी, ई बाय आर ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, दोनों के दोनों टाइम के फंक्शन है, मैंने लिख दिया। अगर इसको देखेंगे ई इंटू ई का स्केयर बाय में आर, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो ई की पावर माइनस 2t अपॉन आर सी, तो ई का आ गया पावर जो रेजिस्टेंस की है और जो किसका फंक्शन है टाइम का, तो ध्यान से देखिए इस पावर को, फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। वही पावर ऑफ रेजिस्टेंस एट टी इज इक्वल टू 0 निकालते हैं, ठीक है, तो यहां पे पुट कीजिए ई स्क्वायर बाय आर ई की पावर माइनस 0, सब कुछ 0 हो गया, टी की पावर 0 किया तो टी की पावर, ई की पावर 0 कितना हो गया 1, तो ये आ गया ई स्क्वायर बाय आर, और ये मैक्सिमम पावर होती है, जब t इज इक्वल टू 0 है तो करंट मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम हो तो पावर भी क्या है मैक्सिमम। फिर आता है बेटा पी आर एट टी इज इक्वल टू टाउ, टाउ क्या था आर सी के बराबर, टाइम कांस्टेंट, वन टाइम कांस्टेंट, तो कितना आ जाएगा ई स्क्वायर बाय आर ई की पावर माइनस टाउ, आर सी भी क्या है टाउ, कितना आ गया ई स्क्वायर बाय आर, ठीक है, और 2 भी था बेटा मल्टीप्लाई में, सॉरी 2, यहाँ पे 2 भी मल्टीप्लाई में, ठीक है, 2 भी क्या है मल्टीप्लाई में, ई की पावर माइनस 2, ठीक है, यानी कि ई स्क्वायर बाय आर 1 अपॉन ई स्क्वायर। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं टी इज इक्वल टू टाउ के लिए, तो आ गया भाई ई स्क्वायर बाय आर 1 अपॉन 2.73 का स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं, तो ये जब सोल्व करते हैं आता है 0.37, लगभग 0.37 ई स्क्वायर बाय आर, मतलब एक टाइम कांस्टेंट जब t इज इक्वल टू 0 था पावर कितनी थी ई स्क्वायर बाय आर, एक टाइम कांस्टेंट के बाद, जस्ट एक टाइम कांस्टेंट के बाद पावर क्या होगी है 0.37 टाइम्स, यानी कि अगर वो 100 थी, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे, जो अगर पावर 100 वोट थी, तो जस्ट एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितनी होगी 37 होगी, 37, ठीक है, ध्यान से, ओके, पी आर कहाँ पे एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी, ठीक है, तो अगर मैं कहूँ ई स्क्वायर बाय आर ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो गया 0, तो सब कुछ क्या आ गया 0। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ बेटा, तो ग्राफ देख लीजिए, थोड़ा सा इधर कर ले ताकि एक पे ही निपट जाए ये सारा, सॉरी, ओके, अगर मैं कहूँ कि ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ बना लीजिए, तो देखो भाई ये पावर ऑफ रेजिस्टेंस और ये क्या है टाइम, t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे ई स्क्वायर बाय आर है, t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू है ई स्क्वायर बाय आर, वो मैक्सिमम वैल्यू है, और इनफाइनाइट पे बहुत टाइम था तो ये कितना हो गया 0, 0 का अप्रोच कर रहा है, बिल्कुल 0 नहीं हुआ है, इसको ऐसा लिखो टेंड्स टू 0, ऐसा ये सही रहेगा, ये ग्राफ ऐसा आया, ठीक है, एक टाइम कांस्टेंट के बाद जब एक टाइम कांस्टेंट आया t इज इक्वल टू टाउ, ये वैल्यू कितनी रहेगी मेरी 0.37 ऑफ ई स्क्वायर बाय आर, क्लियर हो गया, ठीक है, तो ये था। अगर मैं आपसे पूछूं, आपको पता है
पावर क्या होती है, एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम। तो ई की अगर मैं बात करूं तो P इंटू टी। तो पावर और टाइम का जो ग्राफ होगा, पावर का और टाइम का जो ग्राफ होगा, उसका एरिया आपको क्या देगा, एनर्जी देगा। और एनर्जी क्या, हीट। तो अगर मैं पूछूं कि इस ग्राफ का जो ये एरिया है, एरिया अंडर ग्राफ ऑफ पीटी ग्राफ, तो आपको क्या देगा, वो मेरे को हीट देगा। वो मेरे को क्या देगा, हीट। ओके, तो एरिया अंडर लिख भी देंगे, ठीक है, नोट एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ gives us हीट। कितनी हीट डेसिपेट हुई है, ठीक है। अगर आप ये एरिया कैलकुलेट कर सके तो ये हीट आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़े। अब हीट की, वैसे एरिया कैलकुलेट करना यहां से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो शेप बिल्कुल ही ऐसे परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो हीट अगर निकालने को कभी बोल दी जाए तो हीट कैसे निकालेंगे, हमें पता है पावर को हम लिख सकते हैं डी ई बाय डी टी, अगर इंस्टेंटेनियस है तो। पावर अगर इंस्टेंटेनियस है तो इसको लिखा जा सकता है डी ई बाय डी टी। एनर्जी है तो डी एच बाई डी टी, एनर्जी है तो हीट भी यही है। अगर मैं कहूं डी एच इज इक्वल टू पी टी डी टी, टोटल हीट निकालनी है तो लेट्स इंटीग्रेट इट। कहां से कहां तक, यहां पे टाइम का आएगा, तो अगर मैं लिखूं डी एच, ठीक है, पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अभी अभी निकाला था, ई स्क्र बाय कितना था, ई स्क्र बाय आर ई की पावर माइनस टू टी अपॉन आर सी, ई स्क्र बाय आर ई की पावर माइनस टू टी बाय आर सी, ठीक है। इनटू में क्या आ गया, डी टी। किसकी लिमिट आएगी, यहां तो हीट आ गई टोटल, किसकी लिमिट आएगी, टाइम की। टाइम कहां से कहां तक, जीरो टू इंफिनिटी, क्योंकि ग्राफ कहां से कहां तक है, पर ग्राफ है t इज इक्वल टू जीरो से, और t इन्फिनिटी को टच कर रहा है, ठीक है। तो पूरा कैलकुलेट करना है। देखिए ई स्क्र बाय आर तो कांस्टेंट आ गया, ई की पावर माइनस टू टी अपॉन आर सी डी टी। ई का तो करोगे तो ई का तो एज इट इज इंटीग्रेशन, ई स्क्र बाय आर ई की पावर माइनस टू टी अपॉन आर सी। अब अंदर जो बच गया इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन टाइम के साथ। अगर इसका डिफरेंशिएशन टाइम के साथ करोगे तो डी बाई डी टी, देख लीजिए साइड में कर रहे हैं, माइनस टू टी अपॉन आर सी। माइनस टू कॉन्स्टेंट है, आर सी कॉन्स्टेंट है, डी टी बाई डी टी बच गया, डी टी बाई डी टी कितना आ गया, वन, तो कितना आ गया, माइनस टू अपॉन आर सी। और जो डिफरेंशिएशन आता है वो इंटीग्रेशन के लिए डिवाइड करना पड़ता है, माइनस टू अपॉन आर सी। लिमिट आ रही है भाई, लिमिट आई है सर, जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी। तो देखिए इधर आ गया माइनस ई स्क्र आर सी कॉमन, नीचे आर, ई की पावर, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी आ गया, ठीक है, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट, ये तो कितना आ गया भाई, ये तो आ गया जीरो, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, वन। माइनस माइनस क्या हो गया है, प्लस, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, r से r भी गया भाई, ई स्क्र इंटू सी, और बाय में ये जो टू था ये यहां पे टू है, ठीक है कि नहीं है। तो हीट जो आई है वो आई है हाफ सी ई स्क्र, हाफ सी ई स्क्र, ओके। तो इस तरह से हम हीट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, शाबाश। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है पावर ऑफ रजिस्टर देख लिया है, अब पावर ऑफ कैपेसिटर और देख लीजिए।
पावर ऑफ कैपेसिटर, पावर ऑफ कैपेसिटर, ठीक है कि नहीं है? सर ये कोई हीट डेसिपेट करेगा? नहीं बेटा, हीट डेसिपेशन का काम सिर्फ और सिर्फ किसका है? रेजिस्टेंस का है, ठीक है कि नहीं है? हम कैपेसिटर को मान के चलते हैं कि ये आइडियल कैपेसिटर, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। वैसे तो हर कंपोनेंट का रेजिस्टेंस होता है, बट ये आइडियल केस की बात हो रही है कि कैपेसिटर के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस नहीं है तो वो कभी भी पावर को डिसिपेट नहीं करेगा। तो कैसे कैसे कह सकते हो? जब EMI चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां पे एक पावर फैक्टर आता है, उस पावर फैक्टर से मैं बता दूंगा अगर सिर्फ कैपेसिटर होगा आपके सर्किट में तो वो पावर को डेसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ रेजिस्टेंस पावर को डेसिपेट करता है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं। सेम उसी तरह से हमें आगे बढ़ना है। सर पावर ऑफ कैपेसिटर, तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर इनटू I P इज इक्वल टू वी आई। तो सर ये भी टाइम का फंक्शन, ये भी टाइम का फंक्शन, ये भी क्या हो जाएगा? टाइम का फंक्शन, VCT एंड IT। ओके, VCT कैपेसिटर की पोटेंशियल कितनी आई थी? ओके, ये रही वो एक कैपेसिटर की पोटेंशियल E1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन RC। ध्यान देख लीजिए, तभी रखा था इनको, ठीक है? E1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन RC। आई की वैल्यू E/R ई की पावर माइनस टी अपॉन RC। पिछले में भी किया था, ये याद हो जानी चाहिए भाई, ठीक है? अभी आ गया भाई, अगर मैं उसको करूं E माइनस ई की पावर माइनस T/RC, अब पूरे की मल्टीप्लाई E/R ई की पावर माइनस टी अपॉन RC। मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ये हो जाएगा E²/R ई की पावर माइनस टी अपॉन RC, इसकी की, फिर आ गया बीच में माइनस, आ गया E²/R। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड, तो ई की पावर माइनस 2T/RC। क्लियर हो गया? ये आ गया भाई पावर ऑफ कैपेसिटेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है? अगर यहां से कॉमन निकालना चाहें तो और ज्यादा करें तो E²/R कॉमन निकाल लो, ई की पावर माइनस टी अपॉन RC माइनस ई की पावर माइनस 2T अपॉन RC। ये आ गया भाई पावर ऑफ कैपेसिटेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है? सिस्टमेटिक वे से करते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं। अब एक बात देखते हैं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की बात करूं, ये था, इसको ध्यान से देखो, मैं दो टाइम पे बात करता हूं, एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर क्या था? अनचार्ज। कैपेसिटर अगर अनचार्ज है तो Vc की वैल्यू कितनी है? 0। Vc कितना है? 0। तो t इज इक्वल टू 0 पे अगर Vc 0 है तो Pc भी कितनी हो जाएगी? 0। यानी कि सर पावर ऑफ कैपेसिटेंस एट t इज इक्वल टू 0 कितनी हो जाएगी? 0। ओके, एक मैं टाइम की बात करता हूं, इनफाइनाइट की। व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर t टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा तो इनफाइनाइट, जब क्या होगा? स्टेडी स्टेट पहुंच चुका होगा, कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये तो आ गई भाई स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट आ गई तो मतलब आई की वैल्यू कितनी होगी? 0। अब सर स्टेडी स्टेट पे आई की वैल्यू 0 होगी, t इज इक्वल टू 0 पे ये 0 था, ये मैक्सिमम था। अब की बार भाई साहब आई 0 है और Vc क्या हो गया था? मैक्सिमम। तो सर अगर आई 0 हो गया तो इसका मतलब Pc यहां पे भी कितना होगी? 0। तो सर एक बात तो समझ में आ गई कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं ना, इसका ग्राफ, इसका सर Pc और टाइम का, ये ग्राफ दो जगह पे 0 है।
t इज इक्वल टू 0 पे भी पावर की वैल्यू कितनी है 0, और t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे भी पावर की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, यहां से ही मान लेते हैं। क्लियर है? तो बेटा कहीं तो फिर यहां पे भी 0, यहां पे भी 0 है, तो कहीं तो मैक्सिमम आया होगा कि नहीं आया होगा। अगर कैसे हुआ होगा कि पहले 0 से इंक्रीज हुआ होगा, फिर 0 फिर इंक्रीज होके मैक्सिमम को अचीव हुआ, फिर मैक्सिमम को अचीव करके फिर क्या हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, वो टाइम निकालना है जहां पे पावर क्या है मैक्सिमम, मेरे को चाहिए पी मैक्सिमम। ठीक है, पावर मैक्सिमम चाहिए भाई। अब सर पावर का फॉर्मूला तो ये है, और पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। अगर तेरे को मैक्सिमम चाहिए तो तेरे को चाहिए डी पी सी बाय डी टी निकाल, और उसको किसके इक्वल पुट कर दे, 0 के इक्वल। किसके इक्वल पुट कर दे, 0 के इक्वल। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो और 0 के इक्वल। चलिए शुरू करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। यानी कि डिफरेंशिएशन किया तो ई स्क्वायर बाय आर कांस्टेंट था, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई का दी तो एज इट इज था, अंदर वाले का किया तो इसका डिफरेंशिएशन आया -1 बाय आर सी माइनस, इसका करेंगे तो ये तो एज इट इज आ जाएगा ई की पावर -2t बाय आर सी, और इसका अंदर वाले का किया तो -2 बाय आर सी। डिफरेंशिएशन कर दिया सर, इक्वल टू क्या कर दें 0, इक्वल टू क्या कर दें 0। मैंने बेटा डिफरेंशिएशन किया, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ई स्क्वायर बाय आर, ठीक है कांस्टेंट था बाहर आ गया, इसका किया ये तो एज इट इज, इस पावर का करेंगे तो 1 बाय आर सी, -1 बाय आर सी तो कांस्टेंट आ गया, टी का करोगे टी के साथ तो कितना आ जाएगा 1, तो यानी कि -1 बाय आर सी। इसी तरह इसका ये एज इट इज, इस अंदर वाले का किया तो -2 बाय आर सी कॉमन आ गया, और कांस्टेंट था बाहर आ गया, टी का करोगे तो 1 आ गया। अब देखो भाई, अगर मैं यहां से आर को री स्क्वायर को उधर भेज दूं, भेज दिया तो ये बन गया है ई की पावर -t अपॉन आर सी, -1 बाय आर सी, माइनस माइनस क्या हो गया +2 बाय आर सी, ई की पावर -2 बाय आर सी इज इक्वल टू क्या आ गया है 0, इज इक्वल टू क्या आ गया है 0। अब देखो भाई आर सी को कॉमन निकाल के उधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, चला गया तो आ गया भाई 2 ई की पावर -2t बाय आर सी माइनस ए की पावर -t बाय आर सी इज इक्वल टू क्या आ गया 0, इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है, अब क्या करते हैं 2 ए की पावर -2t अपॉन आर सी इज इक्वल टू ई की पावर -t अपॉन आर सी, माइनस था उधर जाके क्या हो गया प्लस, क्या हो गया प्लस। तो अगर मैं देखूं इसको ऐसा कर लेते हैं, 2 को एज इट इज रख लेते हैं, ये मल्टीप्लाई में उधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ई की पावर -t अपॉन आर सी अपॉन ई की पावर -2t अपॉन आर सी। ई की पावर नीचे माइनस, ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस, बेस से मतलब पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो इसी चीज को ऐसे लिखता हूं ई की पावर +2t अपॉन आर सी -t अपॉन आर सी। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स बेटा, 2t बाय आर सी -t बाय आर सी तो आ गया ई की पावर t बाय आर सी, वो भी किसका प्लस का। अब क्या हो गया भाई ई की पावर t अपॉन आर सी, वो भी प्लस वाला इज इक्वल टू क्या आ गया 2। मेरे को तो t की वैल्यू चाहिए, बट t तो एक्सपोनेंशियल की पावर में पड़ा है, तो एंटी लॉग ले लो दोनों तरफ, मतलब दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग लिया तो ये आ गया t बाय आर सी इज इक्वल टू ln2। बट मेरे को तो t की वैल्यू चाहिए थी, t की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो t की वैल्यू आ गई आर सी ln2, और आर सी क्या है सर, आर सी तो टाइम कांस्टेंट है ln2। तो कितने टाइम पे पावर मैक्सिमम आएगी, ये क्या है टाइम एट विच पावर इज मैक्सिमम, वो भी पावर कौन सी कैपेसिटेंस की। ठीक है, ये देख लीजिएगा, अगर आप अभी अब बनाएंगे तो कितने सर t इज इक्वल टू 0 पे कितनी पावर 0, t इज टेंड्स टू इनफाइनाइट पे पावर कितनी 0। जब t की वैल्यू टाउ ln2 हो जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी मैक्सिमम, पावर क्या हो जाएगी मैक्सिमम। चेक करते हैं फिर,
इसका मतलब सर अगर मैं इस ग्राफ को बनाऊं तो पावर टीसी, ये टी, यहां पे भी क्या है 0, यहां पे भी क्या है 0। इस ग्राफ को अगर मैं बना दूं तो भाई यह कुछ आता है। ठीक है, कितने टाइम पे पावर मैक्सिमम है ये भी बना लीजिए बेशक, कितने टाइम पे पावर मैक्सिमम है। ठीक है, ये कैसा टाइम है, यहाँ पे पी मैक्सिमम है, पी मैक्सिमम, और कितना है सर इस यहाँ पे जो टी है वो है टाउ ln 2, यानी कि RC ln 2, यहाँ पे पावर मैक्सिमम है। और पावर मैक्सिमम अगर निकालनी हो तो पावर की इक्वेशन पे, जो पावर की इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में टी की जगह क्या पुट कर दोगे, हमें वो तो टाइम पता चल गया कि जहां पे पावर क्या है मैक्सिमम। अब मैक्सिमम पावर अगर निकालने को बोल दिया जाए कि पी मैक्सिमम तो कितना है, कोई दिक्कत वाली नहीं, ई स्क्वायर बाय आर टी की पावर माइनस, टी की जगह क्या पुट करना है RC ln 2, RC ln 2 बाय RC माइनस टी की पावर -2, टी की वैल्यू फिर RC ln 2 बाय RC। तो देखो भाई कितनी होगी ई स्क्वायर बाय आर, RC से RC गया तो e की पावर -ln 2, RC की वैल्यू ln 2 माइनस RC से RC गया तो कितना आ गया e की पावर -2 ln 2। ओके, ln कट जाएगा, 2 की पावर -1 बचेगी, 2 की पावर -1, और यहाँ पे 2 की पावर -2 बचेगी। तो ई स्क्वायर बाय आर, इसको 1/2, इसको 1/2 का स्क्वायर, तो आ गया भाई ई स्क्वायर बाय आर 1/2 माइनस 1/4, 1/2 माइनस 1/4 करोगे तो 1/4 आएगा, तो ई स्क्वायर बाय 4 आर। ये मैक्सिमम पावर है, क्या है मैक्सिमम पावर, तो यानी यहाँ पे जो मेरे को पी मैक्स मिलेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी ई स्क्वायर बाय 4 आर। समझ में आ गया क्या नहीं आ गया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि भाई चार्जिंग, ठीक है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, हमने वहां से करंट निकाला, वहां से हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात करी, अक्रॉस रेजिस्टेंस, अक्रॉस कैपेसिटेंस, पावर्स की बात करी, हीट की बात करी। सर इसमें हीट की बात नहीं की क्योंकि हीट वेट टास्क सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस ही डेसिपेट करता है, कैपेसिटर नहीं करता है। ठीक है, ये एनर्जी स्टोर होगी। क्लियर हो गया, किस टाइम पे मैक्सिमम पावर होगी सर ये भी बता दिया है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज हमारा टॉपिक, कल हम आगे पढ़ेंगे और अगला जो हमारा टॉपिक, इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, और अगला जो हमारा टॉपिक होगा बेटा वो होगा डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, बहुत अच्छा लेवल का करवाया है, पढ़ते रहिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।